हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य की सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फिर जैसे ही गुप्त साम्राज्य कंप्लीट होता है, हम उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला सेशन लेके आएंगे, जिससे कि आप लोगों की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट को। तो गुप्त साम्राज्य की जब बात की जाती है, तो वहां पे सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त साम्राज्य में घंटी यंत्र अर्थात रहट का प्रयोग क्यों होता था? तो वहां की सिंचाई के लिए, ठीक है, इरिगेशन प्रोसेस के लिए जो है गुप्त साम्राज्य में रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। वो जो श्रेणी होते थे उसके, तो उसके प्रधान जो मेन होते थे उसे ज्येष्ठक कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल की जब व्यापारिक केंद्र की बात करते हैं, तो उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। और गुप्त काल ने जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, इसे अभिलेखों में दिनार नाम दिया गया है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय पहले गुजरात को जाता है, उसके बाद गुप्त राजाओं को दूसरा श्रेय इसका जाता है। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की थी और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। फिर गुजरात की बात जो है, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय सबसे पहले गुजरात को जाता है और दूसरे नंबर पे आता है गुप्त राजा, ठीक है, जिन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो कि केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे मंदिर है और ये सारे स्थान है जो कि मंदिर जहां पर स्थित है। तो गुप्त काल में विष्णु मंदिर की जब बात की जाती है, ये मध्य प्रदेश के तिगवा में स्थित है। विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्त काल की जब बात की जाती है तो मध्य प्रदेश के तिगवा में स्थित है। शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भूमड़ा में स्थित है। और पार्वती मंदिर कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश के नैना में स्थित है। ठीक है। पार्वती और शिव मंदिर जो है दोनों मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमड़ा में और पार्वती मंदिर नैना में। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के तिगवा में। दशावतार मंदिर की जब बात करें तो यूपी के देवगढ़ में। तो देवगढ़ किससे संबंधित है? दशावतार मंदिर से संबंधित है। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ में। शिव मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के खोह में है। तो शिव मंदिर यहाँ पर दो है, एक मध्य प्रदेश के भूमड़ा में और दूसरा मध्य प्रदेश के खोह में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी के भीतर गांव में स्थित है। यूपी के भीतर गांव में लक्ष्मण मंदिर है। तो कम से कम आप लोगों को स्टेट याद रखना है। गुप्तकालीन जब प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए तो विष्णु मंदिर कहाँ पर है? एमपी में है। शिव मंदिर कहाँ पर है? एमपी में है। पार्वती मंदिर कहाँ पर है? ये भी एमपी में है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ये यूपी में है। शिव मंदिर दूसरा, ये भी एमपी में है। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी यूपी में स्थित है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। अगर जाति के रूप में कायस्थों की बात की जाए तो उसका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? ओसनम स्मृति में मिलता है। देखिए, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति में। दूसरा क्वेश्चन कि जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओसनम स्मृति में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग जो है अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सबर जाति की मुख्य विशेषता की बात की जाए
तो ये विंध्य के जंगल में निवास करते थे और ये अपने देवता अपने गुरु को जो है मांस चढ़ाते थे। किसका मांस? तो मनुष्य का मांस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सबसे पहले किसी की सती होने का प्रमाण जो है यहीं से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो ये जो सती होने का प्रमाण मिलता है ये किस तरह से मिलता है? यहाँ पे जो है एक भोजराज की मृत्यु होती है, उस पर जो है उसकी पत्नी जो है सती को प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह जो है सती होने का प्रमाण पहली बार 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। जो कि वृद्ध वेश्या होती थी उसे कुटनी कहा जाता था और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गणिका वेश्यावृत्ति करने वाली महिला और कुटनी जो कि वृद्ध वैश्य होती थी उसे कुटनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त साम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ जो गुप्त सम्राट है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी होते थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था और इसे ही उन्होंने राजधर्म बनाया था कि सब वैष्णव धर्म के ही अनुयायी होंगे। विष्णु का वाहन जो है वो गरुड़ है जो कि गुप्तों का राज्य चिन्ह था। तो गुप्त वंश अर्थात गुप्त साम्राज्य की राज्य चिन्ह की बात की जाए तो विष्णु का वाहन गरुड़ इसके राज्य चिन्ह थे। विष्णु का वाहन गरुड़ कौन थे? तो गुप्त राजाओं के राज्य चिन्ह थे अर्थात गुप्त साम्राज्य के राज्य चिन्ह थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष प्रमाण क्या है? तो वो देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर है। देवगढ़ कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ये दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हैं, जिनमें की गुफा संख्या 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। अभी जो है अजंता के 29 गुफाओं में से वर्तमान में 6 गुफा शेष बचे हैं, जिसमें कि 16वां और 17वां जो है गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इसमें 16 नंबर की जो गुफा है उसमें जो है मरणासन्न राजकुमारी का चित्र जो है उसमें उल्लेख मिलता है उसका। अभी वर्तमान में कितने गुफा शेष बचे हैं? तो 6 गुफा। और जब गुप्त काल की बात की जाए तो 16 और 17 गुफा जो है वह गुप्तकालीन है। 16 में क्या उत्कीर्ण मिलता है? तो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र उसमें प्रशंसनीय मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशला कहा गया है। गुफा संख्या 16 और 17 जो है गुप्तकालीन से संबंधित है, जिसमें कि गुप्त संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? तो उसे चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्दित किए गए हैं। तो इसमें जो है बुद्ध के जन्म, उसके जीवन, उसके महाभिनिष्क्रमण और उसके महापरिनिर्वाण का उल्लेख मिलता है। तो गुप्त संख्या 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। यही वो गुफा है जिसमें कि बुद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये संबंधित है। हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म में कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, महायान और हीनयान। तो जब हम लोग अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं जो है वो किससे संबंधित है? तो वो बाघ के गुफे है, जो कि बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है बाघ नामक स्थान? तो मध्य प्रदेश में है। किस पर्वत को काट के बनाया गया है? तो विंध्य पर्वत को काटकर ये सारे गुफाएं बनाए गए हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र,
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा रचना किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो विष्णु शर्मा की थी, जो कि गुप्त काल के थे। संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ किसे माना जाता है गुप्त काल में, तो पंचतंत्र को माना जाता है कि जिसके लेखक विष्णु शर्मा थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। पहला स्थान बाइबिल का है और दूसरा जो है पंचतंत्र का है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र रखा गया है। पंचतंत्र के पहले भाग मित्र भेद कहा गया है, दूसरे भाग को मित्र लाभ कहा गया है, तीसरे भाग को संधि विग्रह कहा गया है, चौथे भाग को लब्ध प्रनाश कहा गया है और पांचवें और अंतिम भाग को अपरीक्षा कारित्व कहा गया है। अपरीक्षा कारित्व कहा गया है। तो ये 5 भाग थे जिनमें कि पंचतंत्र को बांटा गया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने दो गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ का रचना किया था। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारक किसने बताए थे, तो वो जो है आर्यभट्ट ने ही बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्यभट्ट सबसे पहले आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किए थे। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, अर्थात अपने एक्सिस पर घूमता है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की है। वराहमिहिर जो कि गुप्त काल से ही समकालीन थे, उसने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की है। वराहमिहिर की कौन कौन सी रचना है, बृहत संहिता, पंच सिद्धांत बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की है वराहमिहिर ने। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। तो वराहमिहिर के द्वारा जो बृहत संहिता की रचना की गई है, इसमें हम लोग नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ब्रह्मागुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। तो ब्रह्मागुप्त कौन थे, तो ये इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ठीक है, नाम में ही है इसका ब्रह्मा। तो ये महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, जिसे कि ग्रेविटेशन हम लोग जानते हैं। क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो ब्रह्मा गुप्त के द्वारा कहा गया है, जो कि गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है। गुप्त काल में पल कानव ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा था। तो गुप्त काल में पल कानव ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा था। तो हस्तायुर्वेद किसने लिखा था, पल कानव ने लिखा था। किसने, पल कानव ने लिखा था, जो कि पशु चिकित्सा पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है। नवनीत कम की रचना गुप्त काल में ही की गई है। नवनीत कम की रचना कब की गई है, तो ऑप्शन में मौर्य काल रहेगा, उत्तर मौर्य काल रह सकता है, गुप्त काल रह सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवनीत कम की रचना गुप्त काल में ही की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। नवनीत कम पुस्तक में हमें क्या मिलता है, तो इसमें कुछ नुस्खे और कुछ सूत्र और उपचार विधि उसकी दी गई है। तो नवनीत कम की रचना गुप्त काल में की गई है, आप लोगों को याद रखना है। पुराणों की जो वर्तमान रूप में रचना की गई है वो गुप्त काल में ही हो गई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त राजाओं की अगर शासकीय भाषा की बात की जाए, अर्थात राजकीय भाषा की बात की जाए, तो संस्कृत हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुपयक कहा जाता था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोने के सिक्के। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। ठीक है, और चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है।
याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। याज्ञवल्क की बात की जाए, नारद की बात की जाए, कात्यायन की बात की जाए एवं बृहस्पति स्मृतियों की बात की जाए तो इसकी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुप्त काल से ही शुरू हो गया था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था और त्रिमूर्ति की जो विकास शुरू हुई थी कहाँ पे हुई थी, तो ये भी गुप्त काल से ही शुरू हुई थी। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। भास के जो 13 नाटक है टोटल वो किस काल के हैं, तो वो भी गुप्त काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है मृच्छकटिकम की रचना किसने किए थे, तो शूद्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग मृच्छकटिकम को माटी की खिलौना गाड़ी भी कह सकते हैं, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। जिसमें कि हमें क्या वर्णित मिलता है मृच्छकटिकम में, तो निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम मिलता है इसमें। किसके साथ, निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इसे मृच्छकटिकम को। मृच्छकटिकम को जो है प्राचीन नाटकों में सबसे सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था, ये हम लोगों ने मौर्य काल में पढ़ा था। और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। इसमें जो है गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी वर्णित है देवी चंद्रगुप्तन में, जिसके रचनाकर विशाख दत्त को कहा जाता है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है। रामगुप्त के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है और उसे बचा लेता है, किसे, तो रानी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट में कुछ पॉइंट्स बच गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर गुप्त साम्राज्य आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज के सेशन को देखेंगे, जिससे कि आप लोगों की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्णित है कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही फेमस रचना है जो कि कालिदास द्वारा की गई थी। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम में किस चीज का वर्णन मिलता है, तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, जो कि द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। पहला ऐसा रचना भागवत गीता था, जिसका कि यूरोपीय में अनुवाद हुआ था। और दूसरी रचना की बात की जाए तो कालिदास के द्वारा कृत अभिज्ञान शकुंतलम को जो है यूरोपीय भाषा में इसे अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसके सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखकर जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि मंदिर बनाने की कला सर्वप्रथम कहाँ से आई थी, तो गुप्त काल से। तो गुप्त काल की ऐसी बहुत चीज उसकी देन है जिसके कारण उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर नोट पॉइंट कुछ दिए गए हैं उसे हम लोग पढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों की जो है क्रमिक यानी सीक्वेंस रूप से उसकी पतन हो रही थी, ये जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि नगर जो है धीरे धीरे पतन हो रही थी, इसे ही गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता में बताया गया है। तो यहाँ पे गुप्त काल अर्थात गुप्त साम्राज्य कंप्लीटली खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।